हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5.12 से स्टार्ट करते हैं। अ बॉब ऑफ मास 0.1 किलोग्राम hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillation. The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory of the bob if the string is cut when bob is at one of its extreme position or at its mean position? देखो यहाँ पे सबसे पहले ए वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। सपोज यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ ये बॉब बांधा हुआ, ठीक है, और ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है। अब आपको क्या बोला गया है कि जब ये बॉब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, पाथ कैसा होगा। तो सिंपल सा इसका आंसर बनेगा कि यहाँ पे जब पहुँचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, ज़ीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या बनेगी, ज़ीरो। और अगर ज़ीरो वेलोसिटी है और आपने स्ट्रिंग कट कर दी तो वो तो डायरेक्ट नीचे गिरेगा ना। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉब, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। मोशन कैसी होगी, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। अब सॉल्यूशन करते हैं बी के लिए। अब बी में देखो आपको सेम कंडीशन दी हुई है, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम को कॉपी कर लिया। चलो, बट यहाँ पे बोला गया है कि जब बॉब है वो अपनी मीन पोजीशन पे है, ठीक है। अब मीन पोजीशन पे है तो उसके पास ये डायरेक्शन में कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी। और तब आप बॉब को कट करोगे। सपोज़ यहाँ पे कहीं पे ज़मीन है तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की ओर खींच रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट मोशन मिलेगी वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो ए में आंसर आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, बी के लिए आंसर बनेगा पैराबोलिक पाथ। क्लियर। मास क्या है, 70 किलोग्राम। स्टैंड्स ऑन अ वेनिंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज मूविंग फर्स्ट अपवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फिर कहा गया है डाउनवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आपको बोला गया है कि अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेन क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रीडिंग्स ऑन द स्केल इन ईच केस। अब वेनिंग मशीन काम कैसे करता है, अगर आप रेस्ट में हो तो वो आपका वेट मेज़र कर लेगा, मतलब W = mg। बट जो स्केल पे आपको रीडिंग मिलता है वो तो मास का होता है, तो मास इक्वल टू क्या होता है, W/g। मतलब जो भी रीडिंग मिला उसको g की वैल्यू से डिवाइड करके फिर स्केल के ऊपर आपको ये मास शो करेगा। क्लियर। ओके, एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहली कंडीशन ए, ठीक है। क्या कहा गया है, अपवर्ड मोशन हो रही है लिफ्ट की विथ यूनिफॉर्म स्पीड
अब यूनिफॉर्म स्पीड है ना, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो। तो फिर जो वेनिंग स्केल का रीडिंग है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो तो वैसे भी रेस्ट में रहता तो 70 किलोग्राम मिलता। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे रीडिंग ऑन ओके विल बी 70 किलोग्राम, जो था एज इट इज़ रहेगा। ठीक है। फर्क कब पड़ेगा, जब एक्सेलरेशन होगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा तब एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स लगेगा, और शूडो फोर्स की वजह से वेट में चेंज होगा, वेट में चेंज होगा तो रीडिंग में भी चेंज होगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अभी जो मोशन हो रही है वो डाउनवर्ड है, मतलब एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब समझो, हम यहाँ पे एक लिफ्ट ले लेते हैं। ये लिफ्ट है, ये केबल कहीं पे बंधा हुआ होगा। ठीक है। और लिफ्ट के अंदर एक वेनिंग मशीन रखा हुआ है ऐसे, और जो इंसान है वो यहाँ पे है। ठीक है। पता नहीं मतलब क्या कर रहा था लिफ्ट के अंदर, उसको अपना वेट मेज़र करना था। हम जनरली बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में वेट, एक्चुअली वो होता है मास। ठीक है। हम जो किलोग्राम में मेज़र करते हैं वो मास है। वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास है, मतलब वो तो न्यूटन में मेज़र होगा क्योंकि एक टाइप का फोर्स है। ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर है, उसका खुद का जो फोर्स लगेगा नीचे की ओर वो क्या हो जाएगा, mg। और अपवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा, हमने बात की थी शूडो फोर्स, कौन सा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो वेट मिलेगा, यहाँ पे जो वेट मिलेगा, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, mg। उसमें ये जो ma है, जो एडिशनल फोर्स जनरेट हुआ वो कुछ सब्ट्रैक्शन कराएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। तो यहाँ पे m कॉमन निकाल लिया, g माइनस ए, m की वैल्यू है 70, g की वैल्यू 10 और एक्सेलरेशन 5। तो ये हो गया 350 न्यूटन। तो फिर यहाँ पे स्केल के ऊपर रीडिंग क्या होगा, देखो रीडिंग आपको मिलेगा वेट डिवाइड बाय जी करके, क्योंकि वेनिंग मशीन इस तरह बनी है कि जो भी वेट आएगा उसमें डिवाइड बाय जी हो जाएगा। ठीक है। तो ये 350 डिवाइड बाय 10 कर दोगे, आपको मिलेगा 35 किलोग्राम। देखो कितना अच्छा है। अगर आपको आपका वेट कम करना है तो वेनिंग मशीन लेके चले जाओ लिफ्ट में, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है तब मेज़र कर लो, है ना। तो 70 था इस इंसान का, दिखाया कितना, सिर्फ 35। ओके। चलो ये बी हो गया। अभी बात बात करते हैं सी। चलो थर्ड कंडीशन क्या है, अभी जो एक्सेलरेशन दिया है उतना ही है बट अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। उतना ही एक्सेलरेशन है बट अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये मैं पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। चलो चेंजेस क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब जो ये एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो शूडो फोर्स उससे ऑपोजिट मतलब नीचे की ओर ही लगेगा। तो शूडो फोर्स यहीं पे लगेगा, कौन सा, एम ए।
अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो वेट में यहाँ पे एडिशन हो जाएगा mg प्लस ma। m कॉमन निकल लिया, अंदर हो गया g प्लस a, मतलब यहाँ पे 10 प्लस 5। तो ये 15 इंटू आप क्या करने वाले हो 70, मतलब ये बन गया 1050 न्यूटन। ठीक है, तो हम रीडिंग के लिए क्या करते हैं, तो रीडिंग के लिए आपको जी से डिवाइड कर देना है, डब्ल्यू को, जो वेट है उसको जी से डिवाइड कर दो, तो 105 किलोग्राम हो गया। मतलब देखो उसको अपना मास इंक्रीज करना होगा, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए। एक्चुअल तो 70 ही है, बट ये अलग रेफरेंस फ्रेम में। तो लिफ्ट अगर अपवर्ड मोशन में है, आप खुद भी समझ सकते हो ना कि लिफ्ट अचानक से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी तो आपको अपना वेट नीचे की ओर ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आएगा, आप फील करोगे। ठीक है, तो सेम वे यहाँ पे हो रहा है कि ये इंसान का जो अपना वेट है वो नीचे की ओर ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आता है, और जिसकी इफ़ेक्ट आती है नीचे जो दिया है वेनिंग मशीन उसके ऊपर। तो वेट बढ़ गया। अब वेट बढ़ गया तो वो एक्सेलरेशन देखो जी प्लस ए है, बट डिवाइड किससे करता है, सिर्फ जी से, क्योंकि मशीन है उसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं डी। What would be the reading if the lift mechanism failed and it halted down freely under gravity? अगर लिफ्ट का सपोज केबल टूट गया और लिफ्ट नीचे गिर रही है तो वेनिंग मशीन का रीडिंग क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि वो रीडिंग लेगा कौन, लिफ्ट तो नीचे गिर रही है। फिर भी मान के चलते हैं, चलो यहाँ पे कोई ना कोई रीडिंग ले रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यही सब आपको कॉपी करना है। इस बार लिफ्ट नीचे ही गिर रही है। हाँ, यहाँ पे एरो अपवर्ड आएगा, हमने चेंज करना हमारा रह गया था। ओके, बट इस बार एक्सेलरेशन कितना है ए का, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जैसा ही, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट का केबल टूट चुका है, लिफ्ट नीचे गिर रही है, और g इक्वल टू क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब लिफ्ट नीचे की ओर गिर रही है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो एडिशनल जो फोर्स लगता था वो अभी आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो फोर्स कौन सा रहेगा, m है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे a की वैल्यू भी कितनी है 10, तो फिर वेट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और रीडिंग क्या मिलेगा, तो रीडिंग मिलेगा m इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी, 0 डिवाइड बाई 10, मतलब ये 0। तो यहाँ पे उसको महसूस होगा कि उसका मास है ही नहीं। कभी कभी हम कोई बड़ी हाइट से जंप करते हैं, सपोज़ कोई राइड है उसमें बैठे हैं और अचानक से नीचे गिरते हैं, तब हमें यहाँ पे ऐसा फील होता है कि हमारा मास है वो ज़ीरो हो गया है। ठीक है, और ये प्रोसेस को बोला जाता है वेटलेसनेस। ठीक है, आपको लगेगा कि आपका वेट है ही नहीं, मतलब आप वैक्यूम में आ गए हो, ऐसा कुछ, मतलब जहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, ऐसे रीजन में आ चुके हो। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5.13। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5.14, एकदम इजी है। फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 4 किलोग्राम। What is the force on the particle t less than 0, t greater than 4 second and 0 to 4 second? Impulse at t equal to 0, t equal to 4 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ए, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करके देता हूँ। चलो t लेस देन 0 के लिए
यहाँ पे देखो 0 से कम टाइम पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब वेलोसिटी भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो फोर्स क्या रहेगा? 0। ओके, बी में देखो टी ग्रेटर देन 4 सेकेंड के लिए, तो यहाँ पे भी पोजीशन 3 मीटर 3 और 3 मीटर ही रहती है। 3 मीटर थी यहाँ पे, आफ्टर सम टाइम देखा 3 मीटर, आफ्टर सम टाइम देखा 3 मीटर, मतलब पोजीशन अब भी चेंज नहीं हो रही है, मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और फोर्स क्या है? 0। ओके, अब बोला गया है कि टी की वैल्यू है वो 0 to 4 के बीच में, मतलब 0 < t <4 सेकेंड के लिए यहाँ पे लगेगा कि फोर्स लग रहा है। बट देखो पोजीशन चेंज हो रही है बट कांस्टेंट रेट से, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। समझना, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0। और एक्सेलरेशन 0 तो फिर फोर्स भी 0, मतलब तीनों केस में यहाँ पे फोर्स मिल रहा है हमें 0। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन है बी। देखो ए का ही हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, और 3 अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए, 1 2 3। अब सॉल्यूशन करते हैं बी का। देखो बी में क्या पूछा है? इम्पल्स एट टी इक्वल टू 0। देखो टी इक्वल टू 0 पे इम्पल्स ऑफ फोर्स फाइंड करना है। देखो यहाँ पे इतने छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, इसीलिए तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे आपको कांस्टेंट वेलोसिटी कोई ना कोई मिलती है। तो सबसे पहली बात करते हैं एट टी इक्वल टू 0, इम्पल्स ऑफ फोर्स एफ इंटू डेल्टा टी ले सकते हैं, या तो चेंज इन मोमेंटम ले सकते हैं, न्यूटन फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में आता था। ओके, तो इम्पल्स ऑफ फोर्स के लिए क्या करोगे? चेंज इन मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी, मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अब मास कितना है? 4 किलोग्राम। फाइनल वेलोसिटी देखो, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? 3, और टाइम कितना लग रहा है? 4। तो फाइनल वेलोसिटी बन गई 3/4, माइनस मास कितना है? 4। इनिशियल वेलोसिटी देखो, देखो ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, मतलब रेस्ट में है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल आ रहा है मतलब समझ लो कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो यहाँ पे इम्पल्स आ गया 3 किलोग्राम/मीटर/सेकेंड। ठीक है, ओके, अभी बात करते हैं एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। फिर से क्या फाइंड करना है हमें? इम्पल्स। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे डाल दो, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अब ये टाइम ड्यूरेशन के लिए यहाँ की वेलोसिटी फाइनल, सॉरी हाँ, यहाँ की वेलोसिटी फाइनल बनेगी और फाइनल वेलोसिटी रहेगी 0, क्योंकि ग्राफ हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे 4 × 0 पहले आ जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? 3/4। तो यहाँ पे हमें इम्पल्स मिल रहा है -3 किलोग्राम/मीटर/सेकेंड। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 5.15 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5.15, टू बॉडीज of mass is 10 kilogram and 20 kilogram respectively kept on horizontal smooth horizontal surface are tied to ends of a light string. ठीक है, a horizontal force of 600 Newton is applied on, okay, applied to A and then
B along the direction of string. What is the tension in the string in each case? What is the tension in the string in each case? ठीक है, पहले तो अच्छे से डायग्राम बना लो। सबसे पहले मैं ए के लिए डायग्राम बनाता हूँ, जो कंडीशन हमें यहाँ पे दी हुई है, कंडीशन A1 मतलब, जिसमें ब्लॉक ए के ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये सपोज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसके ऊपर 2 ब्लॉक है। एक ब्लॉक सपोज यहाँ पे है और एक ब्लॉक यहाँ पे है। ठीक है, ब्लॉक को नाम दे देते हैं। यहाँ पे जो ब्लॉक है वो ये ए और ये वाला ब्लॉक बी। ठीक है, ए का मास 10 किलोग्राम है और बी का 20। ओके, एक स्ट्रिंग से दोनों को बांधा हुआ है, मतलब इस तरह। ठीक है, ए के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, ए के ऊपर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं ये डायरेक्शन में, और ये फोर्स है एफ। ठीक है, ये फोर्स की वजह से यहाँ पे जो क्रिएट होगा वो है टेंशन टी। वही टेंशन आगे ट्रांसफ़र होगा बी के एंड के पास, और वहाँ पे भी आपको टेंशन नज़र आएगा टी। ठीक है, ओके। अब ये टेंशन हमें फाइंड करना है, तो एक सिंपल सी बात है कि आप सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, क्योंकि दोनों सिस्टम एक ही है। तो फोर्स इक्वल टू आप क्या करोगे, टोटल मास मतलब m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन a। अब m1 कितना है, तो m1 है वो ब्लॉक ए के लिए है और वो है 10 किलोग्राम, और m2 कितना है 20 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10 प्लस 20 इंटू ए, और आपको फोर्स दिया हुआ है 600 न्यूटन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मिल गया आपको 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये पूरे सिस्टम का अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो टेंशन इजीली आपको मिल जाएगा। देखो, अभी आपके पास 2 मेथड है टेंशन फाइंड करने के लिए। आपको सिस्टम सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सपोज मैं ये सिस्टम ले लूँ, तो फिर यहाँ पे फोर्स कौन कौन से है, एक तो ये एफ सिस्टम के ऊपर, और दूसरा है ये टेंशन टी, और मैंने एक थर्ड फोर्स आपको बोला था कि एक्सेलरेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे ही आप ले सकते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में मास है m1 और इंटू ए। ठीक है, तो अगर मैं ये सिस्टम ले लूँ ब्लॉक ए को, तो ये फोर्स और इन दोनों फोर्स को मुझे इक्वलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2 मेथड है, दोनों मेथड मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है वो आपके ऊपर है। सबसे पहले मैं इजी वाली मेथड आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे फोर्स डायरेक्ट नहीं दिया है मैं उसको सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे फोर्स डायरेक्ट नहीं दिया है मैं उसी को एक सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब ये वाली।
तो चलो ये वाली मैं सिस्टम ले रहा हूँ यहाँ पे। अब इतनी सिस्टम के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ब्लॉक बी की मैंने सिस्टम ली तो मुझे तो एक ही फोर्स दिख रहा है, टेंशन, है ना। तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन, वो लगेगा m2a, क्योंकि ब्लॉक बी का मास हमने क्या लिया है, m2। तो सीधा आप इक्वलाइज कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो फॉर ब्लॉक बी टेंशन इज इक्वल टू m2 इंटू ए। देखो दोनों फोर्स को हमने इक्वलाइज कर दिया। अब टेंशन इक्वल टू m2 इंटू ए किया, m2 कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना 20, तो 20 इंटू 20 कितना आंसर आएगा 400। ठीक है। अगर मैं अल्टरनेट मेथड की बात करूँ यहाँ पे, सिर्फ इतने पोर्शन के लिए, मेथड 2, तो मैं ले लूँगा फॉर सिस्टम ऑफ ब्लॉक ए। और जब मैं ब्लॉक ए की बात कर रहा हूँ तब ये आपको कंसीडर करना है एज अ सिस्टम। तो ब्लॉक ए की सिस्टम के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं देखो, तो एक है एफ, एक है टेंशन टी, और मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा m1 इंटू ए। तो आप यहाँ पे F इक्वल टू कर दोगे m1a प्लस टेंशन टी। अब F कितना है 20 इक्वल टू, समझना F है, सॉरी F यहाँ पे कितना है 600। तो यहाँ पे 600 इक्वल टू मास है 10, एक्सेलरेशन 20 प्लस टी, 600 माइनस 200 आ गया 400 न्यूटन। मतलब आप किसी भी मेथड से करो, कोई भी ब्लॉक को सिस्टम कंसीडर करके करो, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो ये है मेथड 2। ये लेके आप सॉल्यूशन करो तो भी चलेगा। ओके, चलो मैं डायग्राम अभी यहाँ पे ये ब्लॉक के लिए रख रहा हूँ क्योंकि ये इजी है। ओके, सेम हमें करना है बी के लिए। तो अभी बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन कि अभी जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्ट किसके ऊपर लग रहा है, बी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले ये डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं, सेम वही डायग्राम रखना है। इस बार सपोज हम टेंशन को नाम दे दे टी डैश। ठीक है, टेंशन को नाम दे देते हैं टी डैश। ठीक है, अब ये जो फोर्स लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है, अभी जो फोर्स लगेगा वो ये बी के ऊपर लगेगा, ये डायरेक्शन में एफ। टेंशन तो अभी भी देखो यहाँ पे पहले ये जनरेट होगा फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, बट अभी मोशन ये डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड जो हम फोर्स लेते थे वो अभी इस डायरेक्शन में आएंगे। कौन कौन से, बी है वो मास m2 है तो m2a, और a का मास है m1 तो यहाँ पे m1 है। एक्सेलरेशन फाइंड करोगे F इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए की हेल्प से, तो आपको सेम वही मिलेगा। तो एक्सेलरेशन वही है। अब टेंशन फाइंड करने के लिए किसी एक को आप सिस्टम ले लो, यहाँ पे मैं इसको सिस्टम ले लेता हूँ, एकदम इजी रहेगा क्योंकि टी डैश इक्वल टू m1 इंटू ए करना है। तो फॉर ब्लॉक ए टी डैश इक्वल टू क्या करना है m1 इंटू ए। m1 कितना है 10, एक्सेलरेशन
20। तो यहाँ पे टेंशन कितना क्रिएट हुआ, 200 न्यूटन। अब ऐसा क्यों कि पहले केस में 400 न्यूटन लगा था, दूसरे केस में 200। तो समझो, अब आप इमेजिन करो खुद कि एक आप प्लेन सरफेस के ऊपर आप खड़े हो, एक ऐसा कोई एक पत्थर है और एक दूसरा ऐसा पत्थर है, दोनों को रस्सी से बांधा हुआ है, ठीक है। आप ये पत्थर को खींच रहे हो और दोनों को मोशन में ला रहे हो। आप खुद इमेजिन कर लोगे कि यहाँ पे टेंशन ज़्यादा क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, उसको अभी क्या करना है, इतने बड़े पत्थर को खींच रहा है, इसीलिए ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगा। अगर आप ये पत्थर को खींचोगे तो अभी स्ट्रिंग की ड्यूटी चेंज हो गई, उसको अभी ये छोटे से पत्थर को खींचना है, तो यहाँ पे टेंशन कम क्रिएट होगा। तो सेम वैसा ही यहाँ पे कुछ हुआ है, देखो कि हमने डायरेक्ट बड़े पत्थर को ही खींच लिया, तो स्ट्रिंग को क्या करना था, छोटे पत्थर को खींचना था, ये मतलब 10 किलोग्राम वाला, तो टेंशन कम क्रिएट हुआ। ओके, यहाँ पे आप ये वाले ब्लॉक को, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाले ब्लॉक को सिस्टम कंसिडर करके भी आंसर ला सकते हो। इतनी सिस्टम मतलब क्या करना है, F इक्वल टू m2a प्लस टी डैश। F कितना है 600, m2 कितना है 20, एक्सेलरेशन वो भी 20 और प्लस टी डैश, तो आपको मिल जाएगा टी डैश इक्वल टू 200 न्यूटन। ठीक है, तो सेकेंड मेथड से सॉल्व करो, आपको सेम आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5.15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5.16 का सॉल्यूशन देखते हैं। 2 मासेस 8 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम। समझो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे नाम दे दूँ, m1 मास है वो 8 किलोग्राम है और m2 मास है वो 12 किलोग्राम है। ठीक है, m1 8, m2 12 किलोग्राम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो मास है वो सपोज m2 है, जिसको कुछ इस तरह हमने बांधा हुआ है। ठीक है, एक मास है m1 और एक है m2, ये m2 बनेगा, ये m1, ये छोटा वाला है वो m1 मास। ठीक है, अब आपको बोला क्या गया है कि कनेक्टेड एट 2 एंड्स ऑफ लाइट इन एक्सटेंसिबल, એટલે मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। स्ट्रिंग दैट गोज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो कि कौन से मास के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि ये सिस्टम कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो 12 किलोग्राम का वेट ज़्यादा होगा तो सिस्टम m2 की ओर नीचे की ओर गिरेगा, ये m1 है वो ऊपर की ओर मोशन करेगा। ठीक है ना, अगर आप पहले से आइडेंटिफाई नहीं करते हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो क्या होगा कि जो आपने एक्सेलरेशन सपोज किया है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव वैल्यू मतलब समझ जाने का कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पहले से आप आइडेंटिफाई कर लो तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा है m2g, तो यहाँ पे लग रहा है m1g, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। देखो, आप एरोस के ऊपर देखोगे तो आपको लगेगा एक ही डायरेक्शन में है, बट पुली के ऊपर से एक डायरेक्शन में मतलब हो गए ऑपोजिट।
ये वाला पुली को क्लॉकवाइज घुमाने की ट्राई करेगा, तो ये वाला पुली को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की ट्राई करेगा। ठीक है, चलो टेंशन कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे टेंशन टी, वही टेंशन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, वही टेंशन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और वही टेंशन आया ब्लॉक 1 के ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोशन हो रही है नीचे की ओर, यहाँ पे मोशन हो रही है ऊपर की ओर विथ एक्सेलरेशन। तो सूडो फोर्स ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन लगता है, तो यहाँ पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, कितना m2a। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की ओर, तो सूडो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर, कौन सा, तो m1a। ठीक है, दो इक्वेशन बना लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ब्लॉक m1 के लिए। इतना सा पार्ट ले लो, क्योंकि इतना सा पार्ट है जिसमें आ गए सारे फोर्स m1 के ऊपर जो लगते हैं वो सब। उसमें ऊपर की ओर देखो टेंशन T लग रहा है, इक्वल टू नीचे की ओर m1 इंटू जी प्लस m1 इंटू ए। अब m1 हमें पता है कितना है, 8, तो 8 इंटू जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू आप यहाँ पे 10 ले सकते हो, तो जी की वैल्यू ले लो 10, यहाँ पे 8 इंटू ए, ये टेंशन है, तो टेंशन T इज इक्वल टू 80 प्लस 8a, इक्वेशन 1। सेम वे ब्लॉक 2 के लिए, तो ब्लॉक M2 के लिए जो सिस्टम बनेगा वो कितना होगा, इतना सा, 3 फोर्स है अंदर, ऊपर की ओर कौन कौन से फोर्स है, T प्लस M2a, तो यहाँ पे बनेगा T प्लस M2a इज इक्वल टू नीचे की ओर M2g। अब T प्लस M2 कितना है, 12, तो यहाँ पे 12a इज इक्वल टू 12 इंटू जी की वैल्यू 10, तो यहाँ पे बन जाएगा T प्लस 12a इज इक्वल टू 120, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यू विल गेट a इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 96। ठीक है, कर सकते हो ना। आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो t की वैल्यू है ये वाली इक्वेशन 1 में, वो यहाँ पे t की जगह पे छोड़ दो, तो पूरा इक्वेशन आ जाएगा a के फॉर्म में, और एक्सेलरेशन आपको 2 मिल गया, फिर किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो टेंशन आपको 96 मिल जाएगा। ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5.17 पे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन एक साथ है, दोनों का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं 5.17 का। A nucleus is at rest in the laboratory frame of reference. Show that if it disintegrates into two smaller nuclei, the products must move in opposite direction. तो सिंपल है, टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है, मतलब टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0, मतलब m1v1 प्लस m2v2 क्या होना चाहिए, 0, मतलब m2v2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस m1v1, क्योंकि दो टुकड़े हुए हैं। सपोज एक की स्पीड है v1, एक की स्पीड है v2, तो यहाँ पे v2 जो मिलेगा वो माइनस m1 डिवाइड बाई m2 इंटू v1 मिलेगा। मतलब v1 अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो v2 नेगेटिव आएगा, अगर v1 नेगेटिव लेता हूँ तो v2 पॉजिटिव आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट बोथ द स्मॉलर न्यूक्लियाई आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे उतना आप वर्ड्स में लिख देना। अभी चलते हैं 5.18 पे।
2 billiard balls, each of mass 0.05 kilogram, moving in opposite direction with 6 meter per second. ठीक है, collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to other? Impulse मतलब क्या करना है? Change in momentum, है ना? Impulse का मतलब क्या है? Change in momentum मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मतलब और मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, अब मास आपको कितना दिया हुआ है? 0.05. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? तो इनिशियल भी 6, फाइनल भी 6, बट प्रॉब्लम क्या है? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना? तो यहाँ पे एक के लिए आप 6 लोगे, दूसरे के लिए -6, तो फाइनल ले लेते हैं, ऑपोजिट है तो -6. ये 0.05 और यहाँ पे आएगा +6. तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं. 5.19 स्टार्ट करते हैं. चलो 5.19 में क्या करना है? अ शेल ऑफ मास 0.02 किलोग्राम, a shell of mass 0.02 kilogram is fired by a gun of mass. चलो यहाँ पे दो अलग अलग मास है, तो मास ऑफ शेल, मास ऑफ गन. या तो हम एक काम करते हैं, शेल का मास है उसको m1 बोल देते हैं और m2 है वो गन का मास है. ठीक है, ये 100 किलोग्राम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, shell and gun. If the muzzle speed of the shell is 80 मीटर पर सेकेंड, मतलब V1 क्या है? 80 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ गन? मतलब V2 क्या होगा वो हमें फाइंड करना है. सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ले लो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम. इनिशियली तो सब कुछ ज़ीरो था. इनिशियली तो गन एंड शेल दोनों का जो सिस्टम है वो पूरा रेस्ट में था. तो फाइनल क्या रहेगा? फाइनल रहेगा m1v1 प्लस m2v2. आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है v2. तो यहाँ पे m2v2 इज इक्वल टू माइनस m1v1. m2 कितना है? 100. v2 फाइंड करना है. माइनस m1 कितना है? 0.02 और v1 कितना है? 80. तो आपको यहाँ पे v2 मिल जाएगा 0.016 मीटर पर सेकेंड. चलो यहाँ तक क्लियर होगा. तो दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे. सॉरी, एक ही का हुआ यहाँ पे, 5.19 का हुआ है. 5.20 बाकी है, तो वो स्टार्ट कर देते. चलो 5.20 अच्छे से पढ़ो. A batsman deflects a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed, which is equal to 54 kilometer per hour. What is the impulse imparted to the ball? ओके, मास दिया हुआ है आपको 0.15 किलोग्राम. तो यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं. तो समझो मैं ये चूज़ कर रहा हूँ कि इनिशियली बॉल ये डायरेक्शन में आ रहा था. ठीक है, यहाँ पे आया, चलो v वेलोसिटी से ही आ रहा था, और क्रिकेटर ने अचानक क्या कर दिया, तो बॉल को उसी वेलोसिटी से 45 डिग्री एंगल पे मार दिया.
है ना। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे भी वेलोसिटी v है। ये इनिशियल कंडीशन है, यहाँ पे फाइनल कंडीशन है। तो एंगल जो यहाँ पे 45 डिग्री बना, उसकी वजह से आप यहाँ पे दो कंपोनेंट्स ले सकते हो। तो एक इस तरफ रहेगा v cos 45 और एक ऊपर की ओर रहेगा v sin 45। ठीक है। अब तो एकदम इजी है। इम्पल्स इन x डायरेक्शन, इम्पल्स इन y डायरेक्शन ले लो। सबसे पहले इम्पल्स इन x डायरेक्शन, तो डेल्टा पी इन x डायरेक्शन इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी क्या रहेगी, फाइनल वेलोसिटी v cos 45 डिग्री, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब कौन सी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव बोलते हो, कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव, उस पर डिपेंड करेगा। आपको तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी वाली जो डायरेक्शन थी उसी को हम नाम दे देते हैं पॉजिटिव, तो ये रहेगी नेगेटिव। ठीक है। तो v cos 45 क्या रहेगा, नेगेटिव, माइनस मास इंटू वेलोसिटी तो पूरा है ही। ठीक है। तो यहाँ पे एम वी कॉमन निकल जाएगा, या तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो तो भी चल जाएगा कि 54 किलोमीटर पर आवर आपको दिया हुआ है। 54 किलोमीटर पर आवर, उसको सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब बस वैल्यू रख दो यहाँ पे। मास है 0.15, ये -15 इंटू 1/√2, यहाँ पे 0.15 इंटू वेलोसिटी 15, ये डेल्टा पी एक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करो इम्पल्स इन वाई डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ले लो। तो डेल्टा पी का जो वाई कंपोनेंट है उसमें क्या आएगा, देखो फाइनल मोमेंटम है, इनिशियली तो था ही नहीं, इनिशियल देखो वाई कंपोनेंट था ही नहीं, तो एकदम इजी हो गया। यहाँ पे करना है एम वी cos 45 माइनस 0, तो 0.15, 15 cos 45 मतलब 1/√2। ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लोगे आप। ठीक है। अब आपको नेट मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, √ डेल्टा पी एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा पी वाई स्क्वायर। चलो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये नियरली 4.16 समथिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5.21। अ स्टोन ऑफ मास 0.25 किलोग्राम, 0.25 किलोग्राम tied to the end of a string is wheeled round in a circle of radius 1.5 meter. Okay. With a speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane, मतलब यहाँ पे आपको ओमेगा दिया हुआ है। एंगुलर स्पीड कितना है, 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन को कन्वर्ट करो रेडियन में तो आ जाएगा 2 पाई, और मिनट को कन्वर्ट करो सेकेंड्स में, मतलब यहाँ पे डिवाइड बाई 60, तो ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। ओके, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग,
क्या फाइंड करना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन बी व्हील्ड अराउंड इफ द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड द मैक्सिमम टेंशन। मैक्सिमम टेंशन आपको दिया हुआ है, कितना वो सहन कर सकती है? 200 न्यूटन। तो उसके लिए मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है? तो देखो ये क्वेश्चन एकदम इजी है। सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि जो टूवर्ड सेंटर फोर्स लगेगा वो कौन सा है? टेंशन। और जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो mv² अपॉन r। स्यूडो फोर्स लगेगा वो mv²/r। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। T इज इक्वल टू है फॉर्मूला mv²/r। और m v की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? r ओमेगा। और स्क्वायर है तो मैं क्या लिखूँगा? r²/r। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको पता होगा, r एक एक कैंसल। तो जो बाकी बचा उसमें सिर्फ वैल्यू डाल दो, आंसर मिल जाएगा। mr²। देखो m भी दिया हुआ है, r भी दिया है, ओमेगा भी दिया है। सिर्फ कैलकुलेशन आपको करना है। सेम वे अगर आपको टी मैक्स चाहिए तो टी मैक्स के फॉर्मूला में आएगा mv²/r। तो यहां से आपको vmax मिल जाएगा हैंस vmax जो आपको मिलेगा वो अंडर रूट में मिलेगा क्योंकि स्क्वायर में है। तो अंडर रूट टी मैक्स इंटू r/m। ठीक है, इसमें भी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। इसमें भी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5.22 देखो। इफ इन एक्सरसाइज 5.21 द स्पीड ऑफ द स्टोन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसेबल वैल्यू। मतलब ये जो vmax 200 है उससे भी ज़्यादा स्पीड से, सॉरी vmax यहाँ पे मिलेगा 34 समथिंग मिलेगा, 34.64। अगर उससे ज़्यादा स्पीड से आपने उसको रोटेट कराया तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्टोन आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स। ये MCQ है, 3 में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, ये ऐसे गोल गोल घूम रहा था, सपोज यहाँ पे आके ब्रेक हो रहा है तो ऐसे जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे समझो कोई भी सर्कुलर मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, कहीं पे भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। जब यहाँ से स्ट्रिंग कट गई यहाँ से, तब उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था सेंट्रीपिटल या तो कोई भी बोल दो, ज़ीरो हो गया। अब फोर्स की कोई इफेक्ट है नहीं तो वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी? ये। तो इसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अभी ऑप्शन देखो और फिक्स करो कि कौन सा आंसर आएगा। द स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड, रॉन्ग। ओके, सेकेंड, द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स, ये राइट है। द स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एन एंगल विद द टेंजेंट whose मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.23, एक्सप्लेन वाई। तो यहाँ पे देखो A, B एंड D, ये क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड में आते थे, एग्जैक्ट यही रिपीट होते थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एक्सप्लेन करना है सिर्फ। अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस में एक हॉर्स है वो कार्ट को पुल नहीं कर सकता, दौड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको फोर्स लगाने के लिए कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, कोई सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी जो हार्ड है, जो सरफेस उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा सके। तो वैक्यूम के पास तो ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए हॉर्स है वो वैक्यूम में दौड़ नहीं सकता या तो किसी कार्ट को
खींच के नहीं ले जा सकता, ठीक है। अब बी देखो, पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। तो बस जब स्टॉप हो जाती है तब बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है उसके ऊपर फोर्स लगता है। बॉडी का अपर पार्ट अब भी मोशन में होता है, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। कि हमारी बॉडी है वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना नहीं चाहती, अगर चेंज हो रहा है तो उसको अपोज करती है। तो लोअर बॉडी है वो बस के साथ जुड़ी हुई है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, मतलब जो भी ब्रेक लगाई है उसकी इफ़ेक्ट होगी। अपर बॉडी है वो अभी भी मूविंग है, इसलिए आगे की ओर हम झुक जाते हैं। डी देखो, क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड वाइल होल्डिंग अ कैच। क्यों? क्योंकि फोर्स की इफेक्ट क्या होगी, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो जितना टाइम ज़्यादा लेगा और चेंज इन मोमेंटम धीरे धीरे होगा उतना ही उसके हाथ के ऊपर फोर्स कम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखो यहाँ पे सी वाला, इट इज़ ईजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन टू पुश इट। ये एकदम इजी कंसेप्ट है। यहाँ पे देखो, सपोज ये लॉन मूवर है ये वाला, और यहाँ पे ये भी है। अब देखो इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg। अब आप उसको पुश कर रहे हो, नीचे की ओर पुश कर रहे हो, सपोज यहाँ से क्रॉस में ऐसे फोर्स लगा लगा के उसको आगे की ओर चला रहे हो। सेकेंड केस में आप ऐसे फोर्स लगा के उसको खींचोगे। तो होता क्या है, देखो दोनों केस में जब यहाँ पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, अगर वेक्टर मुझे ड्रॉ करना है तो एक ही पॉइंट से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सपोज ये फोर्स है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है एंगल थीटा, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसके साथ एंगल बनाया थीटा। तो यही फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक इस तरफ एफ कॉस थीटा, एक नीचे की ओर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला कंपोनेंट हेल्प कर रहा है मोशन के लिए, ठीक है। तो ये हेल्पिंग कंडीशन है, मतलब थोड़ा एडवांटेज है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखो वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो वेट को सपोर्ट कर रहा है, और वेट बढ़ेगा तो नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा, नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा तो इजीली हम ये जो लॉन मूवर है उसको मूव नहीं करा पाएंगे। अब सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे रिपीट करूँ और उसको पुल करने की ट्राई करूँ, मतलब आप क्रॉस में ऐसे खींच रहे हो, तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। तो ये फोर्स के बन गए दो कंपोनेंट, एक इस तरफ एफ कॉस थीटा और एक ऊपर की ओर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो कंपोनेंट है वो हेल्प करता है मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, और साथ में ये जो ऊपर एक कंपोनेंट आपको दिया गया है यहाँ पे, ये कंपोनेंट वेट की ऑपोजिट साइड है। देखो mg से ऑपोजिट साइड है तो यहाँ पे वेट कम कराएगा, तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कम हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? ओके। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे हमारा फिनिश हो रहा है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स है सबकी प्रैक्टिस करते रहो, और अगर कहीं पे किसी को डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अभी आपकी मतलब शॉर्ट टाइम में ही एग्ज़ाम आ रही है। एग्ज़ाम में यहाँ पे जितने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है उसमें से कोई भी आ सकता है, तो अच्छे से
प्रिपरेशन कर लो। एडिशनल एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट आपको फिर भी अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए अगर करने हैं तो कर सकते हो। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस वहाँ पे भी है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत लॉजिक चेंज किया हो, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर उसमें भी कहीं पे भी डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी चाहिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो, ताकि आपको भी पता चले कि अगर एग्ज़ाम में कोई अननोन क्वेश्चन आए तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।